2000 आने वाला था। 1997 में एक पेन बनाने वाली कंपनी को सर्वश्रेष्ठ निर्यातक कंपनी का अवार्ड दिया जाता है प्रधानमंत्री के हाथों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोटोमैक पेन के बारे में। 2005 में 100 करोड़ क्लब में ये कंपनी शामिल हो जाती है, लेकिन आज वो कंपनी मार्केट से गायब हो चुकी है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक भी करें। बात करते हैं हम रोटोमैक पेन के बारे में। रोटोमैक पेन की स्थापना रोटोमैक पेन के रूप में नहीं हुई थी, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1970 के आसपास की। एक गुजरात में जन्मे एक व्यक्ति ने महज 500 रुपये की जमा पूंजी लेकर वो कानपुर में आके बस जाते हैं और वहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं पान मसाला बनाने का। पान मसाला बनाने की शुरुआत करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, यहाँ तक कि देश की पहली और देश की सबसे बड़ी पान बनाने वाली कंपनी हो जाती है। आपको याद ही होगा 1980 से 90 का दशक, जब पान पराग के ऐड हुआ करते थे और कहा जाता था बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। 1985 में कंपनी सबसे ज़्यादा ऐड करने वाली कंपनी थी। इस कंपनी के बाद मनसुख भाई कोठारी, जो कि संस्थापक थे इस कंपनी के, अपने बाकी दोनों बेटों के साथ, विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी के साथ और भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसमें मिनरल वाटर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस होते हैं और भी चीज़ें होते हैं। बाद में लोग शिक्षा जगत में भी आते हैं, हम उसकी बात आगे करेंगे। सन 1992 में स्टेशनरी बिजनेस में उन्हें बहुत स्कोप लगता है और रोटोमैक पेन की उन्होंने स्टार्ट करते हैं। रोटोमैक पेन बहुत ही सक्सेसफुल होता है। देश के साथ साथ वो 30 से ज़्यादा देशों में बिकने वाली कंपनी होती है। सर्वश्रेष्ठ निर्यातक का उसको अपने समय में अवार्ड भी मिलता है। आपको एक टैगलाइन याद ही होगी, लिखते लिखते लब हो जाए, या लिखते हैं लिखो इंडिया की नई पहचान। ये रोटोमैक पेन की पहचान हुआ करती थी। रोटोमैक पेन एक समय हर बच्चे के बैग में हुआ करता था, हर आदमी के जेब में हुआ करता था। 1992 में स्टार्ट हुई थी कंपनी। महज 7 सालों के अंदर 1999 में दोनों भाइयों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं और इनके बिजनेसेस को अलग कर दिया जाता है। दीपक कोठारी को मिलता है पान पराग, एक जाना माना बिजनेस का नाम, और साथ में विक्रम कोठारी को मिलता है रोटोमैक पेन, और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनीज मिलती हैं। आज हम इस वीडियो में विक्रम कोठारी के बारे में ही बात करेंगे। बाकी पान पराग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। 1999 के बाद इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहता है। अगले लगभग 10 से 12 सालों तक ये कंपनी और नए नए आयाम और सक्सेसफुल होती जाती है। 2008 से 2013 के बीच में ये कंपनी 7 अलग अलग बैंकों से लोन लेती है और उसकी जो लगभग एक टोटल होता है वो 2919 करोड़ रुपए होता है। 2919 करोड़ रुपए का लोन लेती है कंपनी। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कौन से बैंक से रोटोमैक पेन ने कितना लोन लिया हुआ था। यहीं से धीरे धीरे इनका पतन स्टार्ट होता है। इसमें से 2 ऐसे बैंक थे, मुख्यतः बैंक ऑफ बड़ौदा और IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिन्हें की लगता है, मुख्यतः बैंक ऑफ बड़ौदा को लगता है कि रोटोमैक जो हमसे कर्जे ले रही है उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस लोन है, बिजनेस में नहीं यूज़ हो रहा है, कहीं और यूज़ हो रहा है। तो उसकी वो शिकायत CBI को करती है। CBI अपनी जांच शुरू करती है। जांच में ये पाया जाता है कि रोटोमैक पेन, यानी उनके जो ओनर हुआ करते हैं विक्रम कोठारी जी, इस पैसे को सही तरीके से बिजनेस में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा लोन एक व्यक्ति को हमारे जो बैंक हैं वो कैसे दे देते हैं। अगर कोई भी कंपनी, अगर उसका बिज़नेस एक से ज़्यादा देशों में है और वो चाहती है कि मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन लेना है, ज़्यादा लोन लेना है, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें लॉज बने हुए हैं कि किस किस तरह की हम प्रोसीजर को फॉलो करके लोन लिया जा सकता है। वो सारे प्रोसीजर फॉलो करते थे। मुख्यतः अगर किसी कंपनी को विदेश से कोई सामान मंगाना है और उसे इंडिया में बेचना है तो वो वहाँ से हमारे देश के किसी भी सरकारी बैंक से या किसी भी प्राइवेट बैंक से, किसी भी बैंक से बेसिकली वो अपना एक अप्लाई कर सकते हैं, लोन भी पा सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। 2919 करोड़ रुपये का लोन था। पेनाल्टी और इंटरेस्ट को मिला के लगभग 3700 करोड़ का लोन हो चुका था। 3700 करोड़ रुपए का एक तरह से कहें तो स्कैम हो चुका था। अब हम बताते हैं, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्कैम हुआ कैसे था। विक्रम कोठारी ने इंडिया के बाहर
हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, इन सब जगहों पर अपनी उन्होंने सेल कंपनीज बना रखी थी। सेल कंपनीज वो होती हैं जो पेपर में तो एग्जिस्ट करती हैं बट उनका कोई फिजिकल ऑफिस, फिजिकल एड्रेस या कुछ भी वर्किंग कैपिटल नहीं होता या फिजिकल वर्क नहीं होता। हाँ, अगर हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, अगर वो सर्विस कंपनी है तो फिजिकल सर्विसेज नहीं होती कुछ भी उसकी, वो ऑन पेपर होती है लेकिन वो नॉर्म्स को फॉलो करती है। तो उन सेल कंपनीज़ के नाम पे उन्होंने यहाँ से लोन लिए बैंक से, वही पैसा उन्होंने अपने पास किया और वो पैसा उन्होंने दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया। जब ये बात बैंकों को पता चली तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है। विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब ये होता है कि एक होता है एक आदमी जो लोन लेता है और वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है। इट मीन्स कि वो बैंक का लोन नहीं दे सकता, उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो लोन पे कर सके। लेकिन जो विलफुल डिफ़ॉल्टर होता है उसके पास पैसे होते हैं, उसकी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पैसे पे कर सकता है बट वो नहीं पे करता। बैंकों को लगने लगा था कि विक्रम कोठारी ऐसे ही है। उन्होंने लोन लेने के लिए ओवर वैल्यू करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को दिखाया था, शेल कंपनीज़ का यूज़ किया था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी कि जिन भी बैंकों से उनको लोन लेना होता था उन बैंक में उन्होंने पैसे भी खिलाए, ये भी कहा जाता है। उन्होंने मैनिपुलेशन किया अपने पेपर्स के साथ, जो प्रॉपर्टी उन्होंने मॉर्टगेज के रूप में रखी थी, और इस तरह से उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा या कहें कि जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी उससे ज़्यादा अलग अलग बैंक से अलग अलग तरह के लोन लिए। ये सारा लोन उन्होंने 2008 से 2013 के बीच में लिया था। बाद में जब सीबीआई ने जांच किया तो पाया गया कि बैंकों द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं और विक्रम कोठारी एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। इट मीन्स वो जिस बिजनेस को करने के लिए, जो करने के लिए उन्होंने बैंकों से लोन लिया था वो नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय वो पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं और पैसे वो देना भी नहीं चाहते बैंक को। सीबीआई की जांच में गलत पाए जाने के बाद कोठारी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर वो एक लंबा समय जेल में गुजारते हैं। फिर तबीयत खराब होने के एवज में उनको जमानत मिलती है, बाहर आते हैं। कुछ समय के बाद उनका देहांत हो जाता है। अभी भी रोटोमैक पेन के जो संस्थापक थे, कहा जाए रोटोमैक पेन को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले विक्रम कोठारी, उनके परिवार के ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो ये था सफ़र। एक व्यक्ति जो सिर्फ 500 रुपये की कुल जमा पूंजी लेकर एक दूसरे राज्य में आके बसता है, इतना अच्छा करता है कि करोड़ों की कंपनी खड़ी करता है, एक से कई ज़्यादा कंपनीज खड़ी करता है। उसके बेटे उसको और आगे ले जाते हैं, लेकिन कुछ गलत प्रैक्टिसेस के कारण वो आज उनको बहुत सी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है और वो कंपनी ख़त्म हो चुकी है। इस वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।